हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल डीएच क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में। तो ये टॉपिक जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये आपके डीएसएसपी वगैरह में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ जो आपकी डीएड होती है उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं हियरिंग और लिसनिंग में क्या फ़र्क होता है। जो हियरिंग होता है वो होता है टू हियर साउंड, मतलब किसी भी आवाज़ को सुनना। और वहीं लिसनिंग होता है टू हियर समथिंग केयरफुली, मतलब किसी भी आवाज़ को या किसी भी ध्वनि को ध्यान से सुनना। अब हम देखते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन क्या है। हियरिंग इम्पेयरमेंट है व्हेन अ पर्सन इज़ अनेबल टू हियर और लिसन प्रॉपरली, मतलब जब एक व्यक्ति ना ही ढंग से सुन पाता हो और ना ही उस बात को समझ कहीं बात को समझ पाता हो, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट में आती है। अब देखते हैं हम वेलफेयर ने क्या कहा था हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में। व्हेन अ पर्सन इज़ अनेबल टू हियर नॉर्मल साउंड देन वी कॉल इट हियरिंग प्रॉब्लम और हियरिंग इम्पेयरमेंट। वेलफेयर ने कहा था जब कोई भी व्यक्ति किसी भी आवाज़ को ढंग से नहीं सुन पाता हो तो उसे हम हियरिंग इम्पेयरमेंट या हियरिंग प्रॉब्लम कहते हैं। दूसरी बात कही थी इसने, अ पर्सन हैविंग 60 डेसिबल हियरिंग इम्पेयरमेंट इन वन ईयर एंड सेकंड ईयर इज़ नॉर्मल देन ही इज़ एबल टू गेट हायर एजुकेशन। इसने कहा था अगर एक व्यक्ति के एक कान में 60 डेसिबल तक का हियरिंग इम्पेयरमेंट हो और साथ ही उसका जो दूसरा ईयर है वो नॉर्मल हो, तो उसको हायर एजुकेशन मिलनी चाहिए। जो डेसिबल होता है ये यूनिट होती है किसी भी साउंड की नापने की। अब देखते हैं जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में क्या बातें कही है। इफ़ अ पर्सन इज़ अनेबल टू हियर एंड गेट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स देन इट कैन बी सेड दैट पर्सन हैज़ अ हियरिंग इम्पेयरमेंट। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा था अगर कोई भी व्यक्ति ढंग से सुन नहीं पाता और अपनी आवाज़ से किसी दूसरे का सपोर्ट नहीं मांग पाता तो उसे हियरिंग इम्पेयरमेंट में इंक्लूड करा जाएगा। When hearing impairment is up to 50 decibel gets higher education, and if hearing impairment is up to 70 decibel he should go for special school। मतलब अगर किसी की हियरिंग इम्पेयरमेंट 50 डेसिबल तक का है तो उसे हायर एजुकेशन मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए, और अगर 70 डेसिबल तक का है तो उसे स्पेशल स्कूल में या स्पेशल एजुकेशन देनी चाहिए। अब हम देखते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब जो बच्चे होते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले उनके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं जिससे हमें ये अंदाज़ा लग जाए कि उसे हियरिंग इम्पेयरमेंट एक बच्चे को है या नहीं है। पहला, डज नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन पेरेंट्स क्लैप नियर द चाइल्ड, मतलब अगर बच्चे के आप पास में क्लैप करते हो तो जो नॉर्मल बच्चा होगा वो आपको रिस्पॉन्स देगा, स्माइल वगैरह करेगा। पर जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे होते हैं वो आपको स्माइल वगैरह मतलब कुछ भी रिएक्शन नहीं देंगे क्योंकि वो आवाज़ सुन ही नहीं पाते इस वजह से। दूसरा, लैक ऑफ पिन्ना सिंस बर्थ, मतलब जो पिन्ना होता है, पिन्ना एक ईयर का पार्ट होता है ईयर के अंदर, या तो वो होगा ही नहीं बर्थ टाइम से या वो होगा तो काफ़ी स्मॉल साइज़ का होगा। दूसरा है स्पीक्स लाउडली, मतलब जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ एक्यूट सुपरफिशियल ऑटिज्म मीडिया, मतलब कि ये भी एक ईयर के अंदर की एक डिजीज़ कह सकते हो आप, वो होती है। दूसरा, यूज़ ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ साइन लैंग्वेज ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, मतलब अगर ये बातें करते हैं तो उसके टाइम काफ़ी ज़्यादा साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और इनकी फिंगर्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करती रहती है बात करते टाइम। उसके बाद है गिव मोर अटेंशन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, जब ये किसी से भी बात करते हैं तो काफ़ी ध्यान लगा के उनकी बात सुनते हैं क्योंकि इनके पास जो आवाज़ आ रही होती है दूसरे व्यक्ति की वो काफ़ी कम आ रही होती है। अब हम देखते हैं कि हियरिंग इम्पेयरमेंट के कोजेज़ क्या क्या होते हैं। तो पहला है हम देखेंगे प्रीनेटल स्टेज में। प्रीनेटल मतलब जो प्रेगनेंसी का पूरा ड्यूरेशन होती है उसके अंदर किन किन घटनाओं से हियरिंग इम्पेयरमेंट होने के चांसेस होते हैं। पहला है एनी इन्फेक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 months एज दीज मंथ्स आर वेरी सेंसिटिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, मतलब कि जो पहले 3 महीने होता है उसमें अगर मदर को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उससे हियरिंग इम्पेयरमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चे को, क्योंकि जो ये पहले 3 महीने होते हैं ये डेवलपमेंट ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स के लिए काफ़ी सेंसिटिव पीरियड होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट समय होता है ये।
दूसरा है अगर मदर कोई भी हार्मफुल मेडिसिन वगैरह लेती है, अबॉर्शन वगैरह के लिए हिस्ट्री होती है, या फिर और कोई माइसिन ग्रुप की वो मेडिसिन वगैरह लेती है, तो उससे भी हियरिंग इम्पेयरमेंट होने के चांसेस हो जाते हैं बच्चे को। उसके बाद है अगर मदर को कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर अगर मदर प्रॉपर डाइट नहीं ले रही हो प्रेगनेंसी के दौरान तो भी हियरिंग इम्पेयरमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। मदर हैज़ कंज्यूम्ड एनी हार्मफुल ड्रग्स, निकोटीन, अल्कोहल, अगर मदर जो होती है वो निकोटीन, अल्कोहल वगैरह या किसी हार्मफुल ड्रग्स वगैरह का सेवन करती है तो उससे भी काफ़ी रिस्क बढ़ जाता है हियरिंग इम्पेयरमेंट का। उसके बाद है इफ़ कंसेप्शन ऑफ अ गर्ल बिफोर एज ऑफ 18 मे कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट या हियरिंग प्रॉब्लम्स एज रिप्रोडक्टिव ट्रैक मैच्योर बाय द एज ऑफ 18। मतलब कि अगर जो लड़की होती है उसके 18 साल से पहले अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं हियरिंग प्रॉब्लम का, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है वो 18 साल के बाद ही मैच्योर होता है, या 18 साल के बाद ही मतलब उसके आसपास ही जाके मैच्योर होता है। उसके बाद अगर रेगुलर एक्सरेज करवाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो उससे भी काफ़ी हार्मफुल होती है, क्योंकि एक्सरेज जो होती है उससे भी हियरिंग इम्पेयरमेंट होने के चांसेस होते हैं। और लास्ट है अगर किसी दोनों में से कोई भी पेरेंट्स को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से वो ग्रस्तित हों तो उसके बाद भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं पेरानेटल स्टेज में क्या क्या कोजेज़ हो सकते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के। जो पेरानेटल स्टेज होती है ये वो टाइम ड्यूरेशन होता है, मतलब कि जब डिलीवरी का टाइम होता है ये। इसके अंदर है इफ़ अ चाइल्ड इज़ बोर्न प्री मैच्योर देन ओनली अ स्मॉल डिजीज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम फॉर सच चिल्ड्रंस, दे आर कॉल्ड हाई रिस्क चिल्ड्रंस। मतलब अगर कोई भी बच्चा है वो प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है तो उन्हें हाई रिस्क चिल्ड्रन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर बच्चे को थोड़ा सा भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाए वो भी एक काफ़ी सीवियर रूप ले लेता है। उसके बाद है हैविंग एक्सेसिव लेबर पेन ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के दौरान काफ़ी ज़्यादा लेबर पेन होने से भी हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकते हैं। When delivery becomes difficult and doctor uses forceps to bring out the child, the pressure of forceps may affect the hearing organ and cause hearing loss in the child। मतलब कि जब डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती, जब हमें सीजेरियन बर्थ करवाना पड़ता है तो उसके अंदर जो डॉक्टर्स फोर्सेप्स यूज़ करते हैं, फोर्सेप्स एक ऐसा सा टूल होता है जैसे जिसे वो पकड़ के खींचते हैं, तो इसके साथ क्या कहते हैं जो हमारे जो हियरिंग ट्रैक होता है उस पर प्रेशर टच डल जाता है तो उससे भी हियरिंग इम्पेयरमेंट होने का चांस होता है। अगर बच्चे का वज़न 2.5 किलो से कम हो तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं। एनी इनकन्वीनियंस ड्यूरिंग डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के दौरान कोई भी दिक्कत परेशानी आ जाती है उससे भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं पोस्ट नेटल में। पोस्ट नेटल होता है बर्थ के बाद किसी भी टाइम हो सकता है ये आपके लाइफ लॉन्ग। इसमें होता है एनी सीवियर इन्फेक्शन सच एज जॉन्डिस, मलेरिया, टाइफॉइड। अगर मतलब बस काफ़ी ज़्यादा सीवियर की प्रॉब्लम हो जाए बच्चे को पैदा होने के बाद, जैसे जॉन्डिस, मलेरिया, टाइफॉइड, इनके वजह से हो सकता है। कोई एक्सीडेंट या इंजरी हो जाए हमारे हियरिंग जो ऑर्गन्स होते हैं मतलब ईयर वगैरह या फिर माइंड वगैरह पे। इफ़ एक्सेसिव यूज़ ऑफ माइसिन ग्रुप ऑफ, अगर हम छोटे बच्चों को माइसिन ग्रुप ऑफ की जो मेडिसिन होती है, दवाइयाँ वगैरह होती है वो देने लग जाए। अलाउड साउंड, अगर काफ़ी ज़्यादा तेज़ साउंड हम सुन लें जो कि हमारे कान झेल ना पाए या बियर ना कर पाए तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम देखते हैं कि WHO ने और जो क्लार्क थे उन्होंने क्या क्लासिफिकेशन दी थी हियरिंग इम्पेयरमेंट के रिगार्डिंग। तो पहला है जो आपका नॉर्मल रेंज होती है हियरिंग की वो होती है 10 डेसिबल से 25 डेसिबल्स तक। और उसके बाद है हमारा जो पहला कैटेगरी होती है हियरिंग इम्पेयरमेंट की वो होती है 26 डेसिबल से 40 डेसिबल की, इसे हम माइल्ड कैटेगरी ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट कहते हैं। उसके बाद है 41 डेसिबल से 55 डेसिबल्स तक जाए तो हम इसे मॉडरेटली हियरिंग इम्पेयरमेंट कहेंगे। फिर उसके बाद है 56 डेसिबल से 70 डेसिबल तक, तो इसके अंदर आता है मॉडरेटली हियरिंग इम्पेयरमेंट। फिर उसके बाद आता है 71 से 90 डेसिबल्स तक, वो सीवियर कैटेगरी हो जाती है हमारी हियरिंग इम्पेयरमेंट की। और लास्ट होता है अगर 90 डेसिबल से भी ऊपर हो तो उसे प्रोफाउंड कैटेगरी की वो हियरिंग इम्पेयरमेंट में आ जाता है।
तो अब हम देखेंगे जो गोड्समैन थे इन्होंने क्या कैटेगरी दी थी। तो इनके अकॉर्डिंग 10 से 15 डेसिबल तक के नॉर्मल बच्चों की जो हियरिंग कैपेसिटी होती है वो होती है। उसके बाद 16 डेसिबल से 25 डेसिबल तक आता है, उसके अंदर आता है स्लाइट हियरिंग लॉस में आ जाते हैं वो। फिर 26 डेसिबल से 40 डेसिबल्स तक उसे हम माइल्ड कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। फिर जो लास्ट उसके बाद है 41 डेसिबल से 55 डेसिबल तक, वो मॉडरेट कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर 56 से 70 डेसिबल तक मॉडरेटली हियरिंग इम्पेयरमेंट में आ जाते हैं। फिर 71 से 90 डेसिबल तो वो भी सीवियर कैटेगरी में आते हैं, और जो लास्ट 91 से अबव जो भी होंगे वो प्रोफाउंड कैटेगरी में होंगे। अब हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ हियरिंग इन डेवलपमेंट। तो पहला है 0 से 4 मंथ के बीच में बच्चों के अंदर क्या क्या क्षमता आ जाती है। पहला है क्लैप्स बोथ हैंड्स टू प्रोड्यूस साउंड। यहाँ पे साउंड भी है, मतलब कि वो क्लैपिंग करने लग जाते हैं बच्चे, क्योंकि क्लैप करने से साउंड प्रोड्यूस होती है और वो साउंड सुन के उन्हें अच्छा फीलिंग होता है। ठीक है। फिर दूसरा रिस्पॉन्ड टू वॉइस बाय स्माइलिंग और कूइंग। कोई भी उनको अगर आवाज़ लगाता है, बुलाता है, तो उनकी आवाज़ सुन के वो स्माइल करते हैं या फिर कूइंग करते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं एक तरीके से। और अगर वो फैमिलियर वॉइस, मतलब अपनी माँ की या फिर किसी जिससे भी वो ज़्यादा क्लोज हो उसकी आवाज़ सुनता है और वो बच्चा रो रहा होता है, तो फिर वो एकदम से शांत हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 4 से 9 महीने के अंदर क्या क्या होते हैं। नोटिस टॉयज़ दैट मेक साउंड, मतलब जो टॉयज़ वगैरह होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनके साथ खेलना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद है टर्न्स हेड टूवर्ड्स फेमिलियर साउंड। अगर किसी बच्चे के आप पीछे से आवाज़ मारोगे और वो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है और क्या थे, तो वो आपकी आवाज़ सुन के अपना हेड घुमाएगा और देखेगा कि कहाँ से साउंड आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही। फिर प्रोड्यूस बैबलिंग वॉइसेस, बैबलिंग की आवाज़ें निकालने लगेगा। उसके बाद हम देखते हैं 9 से 15 महीने के बीच में बच्चा क्या क्या करता है। पहला मेक वेरियस बैबलिंग साउंड, यहाँ पे बैबलिंग है। उसके बाद है रिपीट सम सिंपल साउंड्स, जो सिंपल साउंड्स होते हैं बच्चा उन्हें रिपीट करने लग जाता है, जैसे माँ माँ ऐसे। अंडरस्टैंड बेसिक रिक्वेस्ट, जो बच्चों की बेसिक रिक्वेस्ट होती है, अगर आप उन बच्चों से मांगोगे कि कुछ भी दे दो वगैरह, तो फिर वो आपको दे देते हैं टॉयज़ वगैरह, क्योंकि उस टाइम तक वो समझने लग जाते हैं। फिर उसके बाद है यूज़ इट्स वॉइस टू गेट योर अटेंशन। अपनी वॉइस को, मतलब वो काफ़ी चिल्लाते हैं एकदम से या फिर अजीब सी वॉइसेस निकालते हैं जिससे वो आपकी अटेंशन ले सके। रिस्पॉन्स टू हिज नेम, मतलब कि अगर आप उनको बच्चों को आवाज़ मारते हो, उनका नाम लेते हो, तो वो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, आपकी तरफ घूमेंगे या फिर स्माइल करेंगे। उसके बाद है 15 से 24 मंथ तक, मतलब 2 साल के बच्चों में क्या क्या आ जाती है। यूज़ मैनी सिंपल वर्ड, काफ़ी सारे सिंपल वर्ड्स को यूज़ करने लग जाते हैं। पॉइंट्स टू बॉडी पार्ट्स व्हेन यू आस्क, वो बॉडी पार्ट्स अगर आप उनसे पूछते हो कि कौन कौन से आइज़ कहाँ पे है, तो वो उस पे की तरफ पॉइंट करते हैं कि यहाँ पे आइज़। नेम कॉमन ऑब्जेक्ट्स को टीवी मोबाइल वगैरह इनके नाम लेने लग जाते हैं, फ़ैन वगैरह इन सब के। लिसन टू सॉन्ग्स क्राइम स्टोरीज केयरफुली, जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं वो सुनने में उन्हें पसंद आता है, क्राइम। तो अब हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि किसी बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है या नहीं है। पहला होता है हम अगर देख के कैसे पता लगा सकते हैं। पहला है इसमें एब्सेंस ऑफ आउटर ईयर बाय बर्थ, जो हमारा ईयर होता है जो हमें बाहर दिखता है वो बर्थ से ही एब्सेंट होता है, मतलब होता नहीं है। दूसरा है वाइट हेयर्स ऑन मिडल फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड, जो हमारा मिडल फ्रंट पार्ट होता है हेड का, वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद रंग के बाल होते हैं, इसे हम वार्डनबर्ग सिंड्रोम कहते हैं। अब इसके एक दो देख लेते क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वार्डनबर्ग सिंड्रोम के। पहली बात तो ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड होते हैं करेक्टरिस्टिक्स। दूसरा है बच्चों को इसके अंदर हियरिंग इम्पेयरमेंट या हियरिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो पिगमेंटेशन होते हैं हेयर्स के, स्किन्स के और आईज़ वगैरह के, मतलब कि जो नॉर्मल कलर होना चाहिए उससे बच्चे का जो कलर है वो बदल जाता है, आईज़ का, हेयर का और स्किन का, मतलब एक तरीके से धब्बे कह सकते हो आप इसे। उसके बाद है जो आईज़ होती है वो ब्लू कलर की होती है, या तो दोनों ही ब्लू कलर की हो जाती है, फिर एक ब्लू कलर की एक ब्राउन कलर की हो जाती है।
उसके बाद है बाय ऑब्जर्विंग बिहेवियर। बिहेवियर बच्चे का आप बिहेवियर देख के कैसे पता लगा सकते हो कि उसे हियरिंग इम्पेयरमेंट है या नहीं। पहला ट्राइज टू लिसन बाय कीपिंग देयर हैंड बिहाइंड द ईयर। मतलब वो आपकी बात सुनते टाइम अपना जो हाथ होता है वो कान के पीछे लगा लेता है और तब सुनता है। उसके बाद है स्पीक्स लाउडली, तेज़ बोल के बात करता है। वॉचेस फेस, लिप्स, आइज केयरफुली बाय लिसनिंग टू अदर्स। मतलब जब वो दूसरों की साथ बातें कर रहा होता है तो उनके फेस को, लिप्स को और आइज़ को काफ़ी ध्यान से सुनता है ताकि वो आपकी लिप रीडिंग वगैरह कर सके। डोंट इंटरेक्ट विद अदर इजीली, काफ़ी इजीली मतलब दूसरों से बातचीत नहीं करते। मेक साउंड विद फीट्स वाइल वॉकिंग, चलते टाइम पैरों से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करते हैं। यूज़ ऑफ फिंगर्स वाइल टॉकिंग, बात करते टाइम अपनी फिंगर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा उनकी मूवमेंट चलती रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पहली बात तो जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है ये ऐसा नहीं है कि आपके बर्थ के टाइम ही होगी, आपके लाइफ में किसी भी टाइम अकर हो सकती है, मतलब किसी भी टाइम हमें देखने को मिल सकती है। और इसका जो मेन कॉज होता है वो होती है हमारी केयरलेसनेस। तो इसके अंदर पहला है कि जो मदर है उसे कोई भी दवाई वगैरह या अल्कोहल वगैरह, निकोटीन वगैरह प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल नहीं लेना चाहिए क्योंकि उससे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। उसके बाद जो मदर है उसे कोई भी ऐसा स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना चाहिए, ना ही स्ट्रेस वाला काम करना चाहिए जिससे उसके ऊपर स्ट्रेस हो। और उसको एक्सीडेंट वगैरह और इंजरी वगैरह से बचना चाहिए। एक्सरेज को काफ़ी रेगुलर टाइम पे मतलब कि काफ़ी जल्दी जल्दी एक्सरे करवाने को अवॉइड करना चाहिए। किसी भी तरह का इन्फेक्शन को अवॉइड करना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी वगैरह स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। जो अपने कान वगैरह, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हम अपने कान साफ़ करते हैं तो हमें कान साफ़ करते टाइम काफ़ी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। ऐसे ही किसी भी चीज़ में से कान साफ़ नहीं कर देना चाहिए। जो प्रॉपर क्लीनिंग बर्ड्स आती हैं उनसे करना चाहिए या फिर और कोई आपके पास टूल्स है तो उनसे करना चाहिए। वन शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ हिमसेल्फ टू प्रिवेंट फ्रॉम लाउड साउंड। काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ के गाने वगैरह आवाज़ नहीं सुननी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है हियरिंग इम्पेयरमेंट की। एज अ टीचर कह सकते हो आप उसे क्या क्या करवाना चाहिए हमें बच्चों के साथ हियरिंग इम्पेयरमेंट के होते हैं ताकि वो उनसे हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकाल सकें। पहला है द चाइल्ड शुड बी मेड टू सिट इन फ्रंट रो। जो टीचर्स है उसे बच्चे को फ्रंट रो में बिठाना चाहिए ताकि जो टीचर की आवाज़ है उस बच्चे तक मैक्सिमम अमाउंट में जा सके। टाइम टू टाइम असेसमेंट और इवेल्युएशन करना चाहिए बच्चे का। यूज़ ऑफ हियरिंग एड्स, बच्चे को हियरिंग एड्स वगैरह दिलानी चाहिए। प्रोवाइड स्मॉल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो बच्चा है उसे एक ही बात में और एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी चाहिए। स्टेप्स थोड़े थोड़े एक एक दो दो इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए ताकि वो एक इंस्ट्रक्शन को सुन के उसे फॉलो करके और फिर अगली सुन के आराम आराम से कर सके अपना। यूटिलाइज मल्टी सेंसरी लर्निंग, जो मल्टी सेंसरी लर्निंग होती है जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा सेंसेस के थ्रू सिखा सकते हैं, उसको इंक्लूड करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए अपने टीचिंग टेक्निक्स में। जैसे रियल ऑब्जेक्ट्स दिखा के, पिक्चर्स वगैरह, स्मार्ट बोर्ड वगैरह से पढ़ाना चाहिए। उसके बाद है ऑर्गेनाइज ग्रुप इन स्मॉल नंबर, जो ग्रुप्स बनाते हैं वो कम मात्रा में बनाने चाहिए। फिर यू कैन राइट की पॉइंट्स ऑन द बोर्ड। अब जो की पॉइंट्स होते हैं, कुछ भी आप टॉपिक वगैरह पढ़ा रहे होते हो तो उसको आप बोर्ड पे लिख दो ताकि वो बच्चों की मेमोरी में थोड़ी और देर तक रह सके। और दोस्तों यहाँ पे मेक श्योर रूम हैज़ प्रॉपर लाइट अवेलेबल सो दैट स्टूडेंट कैन रीड योर लिप्स इजीली। मतलब हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारा रूम वगैरह जहाँ पे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ पे जो लाइट वगैरह है वो प्रॉपर मात्रा में हो ताकि बच्चा आराम से हमारे लिप्स को पढ़ सके। उसके बाद देखते हैं हम एजुकेशन में क्या क्या मैनेजमेंट करनी चाहिए हमें। चाइल्ड शुड बी गिवन एजुकेशन कीपिंग इन माइंड हिज हियरिंग एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। जो बच्चे को हमें एजुकेशन देनी चाहिए वो हमें ये ध्यान में रख के देनी चाहिए कि इस बच्चे के अंदर हियरिंग प्रॉब्लम कितनी है और इसके अंदर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्या क्या है। उसके बाद है एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन हिज नीड्स, एज और सेक्स। जो उसे एजुकेशन हम दे वो उसकी नीड पे, उसे क्या नीड है, उसकी क्या एज है और उसका क्या जेंडर है, सेक्स है, उसके अकॉर्डिंग देनी चाहिए। उसके बाद है माइल्ड और मॉडरेट स्टूडेंट्स को हमें नॉर्मल एजुकेशन या फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन दिलानी चाहिए बेस्ड ऑन उसके करंट लेवल पे बेस्ड करके।
और उसके बाद जो सीवियर और जो प्रोफाउंड हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं उन्हें स्पेशल एजुकेशन दिलानी चाहिए उनके करंट लेवल के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद है प्रोवाइड फंक्शनल लिटरेसी टू पेरेंट्स एज दे आर द फर्स्ट टीचर। जो उनके पेरेंट्स वगैरह होते हैं उन्हें भी एजुकेट करना चाहिए क्योंकि वो भी एज ए फर्स्ट टीचर का रोल प्ले करते हैं। अब हम देखते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या क्या मैनेजमेंट करनी चाहिए हमें। यहाँ पे दोस्तों बाय है। By vocational training, a person gets self-respect and satisfaction because it is something that he has done without help from other। पहली बात तो जो वोकेशनल ट्रेनिंग होता है उससे बच्चे के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है और साथ साथ सेटिस्फेक्शन भी आता है, क्योंकि वो बच्चे वो कोई भी कार्य खुद बिना किसी दूसरे की मेहनत के या मदद के करते हैं तो वो खुशी महसूस करते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं टू ट्रेन सिखाना, एजुकेट करना, पढ़ना और रिहेबिलिटेशन पर्सन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट को स्पेसिफिक स्किल डेवलप करवाने में। अब हम देखते हैं जो एम्प्लॉयमेंट है हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन की वो कैसे कैसे होनी चाहिए। पहली बात तो जो हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन होता है उसके अंदर कोई भी फिजिकल इनेबिलिटी नहीं होती। जो मेन प्रॉब्लम होती है वो उनकी कम्युनिकेशन के अंदर होती है, वो भी आसानी से सॉल्व करी जा सकती है। इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए 4 मेन सेक्टर्स को देखा जाता है। पहला होता है कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉयमेंट, दूसरा ट्रांजिशनल एम्प्लॉयमेंट, थर्ड इज सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट एंड फोर्थ इज शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट। अब एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। पहला है कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉयमेंट। कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉयमेंट में नो स्पेशल सपोर्टेड इज़ प्रोवाइडेड, मतलब जो बच्चे होते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले उन्हें कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं दिया जाता। वेजेस आर सेम ऑफ बोथ हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन एंड नॉर्मल पर्सन। जो वेजेस होते हैं, जो पैसे होते हैं, दोनों को सेम मात्रा में मिलते हैं। एंड दे डोंट नीड एनी सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, जो दूसरों से उन्हें कोई भी सपोर्ट या हेल्प नहीं लेनी पड़ती। दूसरा होता है ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल में होता है वर्कर रिक्वायर टाइम टू टाइम लिमिटेड सपोर्ट एंड सर्विस बट आर एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू मैनेज और देयर ओन। मतलब जो वर्कर होता है उसको टाइम टू टाइम किसी ना किसी प्रकार की हेल्प करनी पड़ती है और उसे सपोर्ट देना पड़ता है, पर जो मेन काम होता है वो अपने खुद से कर सकता है। उसके बाद जो इसके अंदर वेजेस होता है, जो पैसे मिलता है, वो थोड़े से कम मिलते हैं नॉर्मल वर्कर से, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं सपोर्ट देना पड़ता है। उसके बाद है सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट। सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट में पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी, जिनके अंदर सीवियर डिसेबिलिटी होती है, हु नीड्स, जिनको लॉन्ग टर्म सपोर्ट की ज़रूरत होती है और एड्स की ज़रूरत होती है, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन की भी इन्हें ज़रूरत होती है, उनको इस कैटेगरी में इंक्लूड करा जाता है। वेजेस इनकी कम होती है नॉर्मल वर्कर। तो दोस्तों जो लास्ट है हमारा वो है शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट। शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसके अंदर जो सीवियरली डिसेबल्ड पर्सन होता है उन्हें इंक्लूड करा जाता है और उन्हें खाली एड्स ही नहीं चाहिए होती है बल्कि जो इन्वायरमेंट होती है उसमें भी मॉडिफिकेशन चाहिए होती है, और साथ ही साथ जो पूरा इन्वायरमेंट होता है वो उन्हें शेल्टर्ड चाहिए होता है जहाँ पे वो आराम से काम कर सके, और उन्हें जो को वर्कर्स होते हैं उनकी हेल्प चाहिए होती है पूरी पूरी, और जो इनकी वेजेस होती है वो भी नॉर्मल वर्कर्स से काफ़ी कम होती है। दोस्तों यहाँ पे वर्कर है लास्ट में, वर्कर्स। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।